तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो वाइब्रेशन चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए फॉर अ बिगिनर। एंड यूजुअली ये पार्ट थोड़ा बहुत डिस्कस होता भी है इन योर स्कूल, बट मोस्टली वो उसे स्किप करा है। सो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे सो दैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी मैं आपको यही जब सेम चीज़ वापस से रिपीट हो सो यू फील कंफर्टेबल। मोस्टली हम यहाँ पे बहुत लेंदी लेंदी इक्वेशंस देखेंगे जो अगर आप एक बार उनका मीनिंग समझ जाओ और कैसे हम उन्हें डिराइव करें, सो यू कैन डू इट फॉर एनी केस। वो उन्हें डिराइव करना भी काफ़ी ईजी है और उन्हें समझना भी। सो हम इस वीडियो में उस चीज़ को चेक करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम आज देखेंगे फ्री रिस्पॉन्स ओवर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक मास सिस्टम है जिसपे कुछ फोर्स नहीं लग रहा। हमारे पास वो कनेक्टेड है एक स्प्रिंग और एक डैम्पर सिस्टम से। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग अभी तक जो भी पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हम डैम्पर लेते ही नहीं। हम सिर्फ लेते हैं स्प्रिंग है, मास वो लग रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, दैट्स इट। बट यहाँ पे हम एक्चुअली देखेंगे कि अगर वो डैम्पर लगा हुआ है जो थोड़ा उसे और प्रैक्टिकल बनाता है, सो इन दैट सिनेरियो हमारा जो एनालिसिस है वो किस टाइप से चेंज होता है। हमारी जो इक्वेशन जो बहुत सिंपल होती हैं, सॉल्व हम स्कूल में भी कर लेते थे, वो यहाँ पे इतनी कितनी डिफिकल्ट हो जाती है कि उसे कॉलेज वाले टॉपिक में डालना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने मास डैम्पर सिस्टम में। सो अपने मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम में यहाँ एक मास एम है जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इसका स्टिफनेस कोफिशिएंट के है, कांस्टेंट के है, और एक डैम्पिंग कोफिशिएंट सी है। तो हम इसकी एफबीटी बनाते हैं, ये स्प्रिंग और डैम्पर को हटाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स से डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सो ये कुछ एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। सिंस वो डैम्पर है तो उसकी एक्सेलरेशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो सी एक्स डॉट का फोर्स ऊपर लगाएगा क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। एंड के एक्स, क्योंकि हमारा स्प्रिंग जो है वो इसके नीचे जाने की वजह से एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए वो के एक्स फोर्स ऊपर लगाएगा। सो हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू के प्लस के एक्स प्लस सी एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली अपना जो एक्सेलरेशन इन सब का सम वो इक्वल अपना जीरो होना चाहिए। अब ऐसी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक जनरल स्टैंडर्ड तरीका होता है टू एज्यूम अ सॉल्यूशन। सो हम बेसिकली मान लेते हैं कि हमारा जो कुछ भी एक्सेलरेशन, जो भी अपना सॉल्यूशन होगा एक्स टी का, डिस्प्लेसमेंट का जो भी सॉल्यूशन होगा वो कुछ सी टाइम्स ई की पावर एस टी आता है। इसका रीजन क्या है कि हम जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर एस टी में क्या है, वो एस से बाहर आ जाएगा। सो हमारा जो ये टर्म है, हम इसमें जब वो डालेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव करके सिर्फ एस स्क्वायर देगा पहला टर्म। सेकंड टर्म में क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल एस आएगा और दूसरे टर्म में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो कांस्टेंट है ये चीज तीनों के तीनों में ही रहेगी। सो हम इसे बेसिकली इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। सो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ये डाला, हमारे पास ये आया एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के आया, और इसके मल्टीप्लाई में ही हमारा एक्स टी रह गया क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ही ऐसा है। सो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास ये जो चीज आई, हम इसे यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अपने सिंगल मास मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम का ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो इसके जो भी रूट्स होंगे वो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन देंगे। ठीक है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट पता है कैसे निकलते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मान लो इज इक्वल टू जीरो, तो उसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं, हम इसका सिंपल सा फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। हमने सेम चीज यहाँ करी। यहाँ पे क्या हुआ, अपना ए क्या है एम, अपना सी क्या है बी, अपना के क्या है सी। तो हमने बेसिकली क्या किया, इन सभी वैल्यूज को डाला, इसमें हमें एस की दो वैल्यूज मिली। अब क्या हुआ, ये फंक्शन में हमने जब इन वैल्यूज डाला, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये टाइप का एक इक्वेशन आया। सिंस एस की हमारे पास दो वैल्यूज हैं और हमारे दो सोल्यूशन आए, और ये वैसे भी दो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, तो हमें पता ही था कि इसके दो सोल्यूशन आने ही हैं। अब वो दो सॉल्यूशन हैं, हमें दोनों ही सॉल्यूशन एक बार में मिल गए, इसीलिए हम उन दोनों को डायरेक्टली उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू हो, इन दोनों के ही सम से आएगी। इट्स बेस्ड ऑन सम थ्योरम, बट हमें उसको जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हम दो सॉल्यूशन ढूंढ लें, देन हम उन्हें किसी भी सॉल्यूशन को इन दोनों के सम्स में लिख सकते हैं। टिल देन काफी इजी चीज था, हमारे पास एच का वैल्यू है, काफी इजी करेक्टर इक्वेशन थी, हमने सॉल्व करके निकाल लिया। अब बात आती है कि यहाँ पे एक पैरामीटर है ये चीज। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो डिपेंड करता है उसके जो रूट डी की जो वैल्यू थी, डी मानी कि डिटर्मिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे एक्चुअली में क्या होता है, इस वाले का डिस्क्रिमिनेंट वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि इसके केस में क्या होगा, ये चीज़ हमारा डी है। सो इसकी वैल्यू पे इस डिपेंड करेगा कि अपना सॉल्यूशन हमारे पे जो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, जीरो है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये पूरी चीज़ रियल होगी, अगर जीरो हुआ तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो हमारा पूरा सॉल्यूशन ही नॉन इमेजिनरी होगा। तीनों ही डिफरेंट केसेस में हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं इन आर जनरल सॉल्यूशन। सो केस वन क्या था कि हमारे रूट जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वो इक्वालिटी जो है डिस्क्रिमिनेंट की वो ग्रेटर देन हो। सो ग्रेटर देन करने पे इस चीज़ को हम एक्चुअली में इक्वेट कर रहे हैं c/2m होल स्क्वायर अब माइनस k/m, अपना डिस्क्रिमिनेंट d है। ठीक है, हमने क्या किया, d ग्रेटर देन 0, तो उससे हमें ये मिला। ये वाला कंडीशन होती है रियल रूट्स। तो रियल रूट्स का पहला कंडीशन, दूसरा के कंडीशन आ गया जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, तीसरा केस जब हमारा d लेस देन 0। इसका मतलब रूट्स हमारे क्या हो, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव आने पे इमेजिनरी टर्म। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत कॉमनली हमने पहले भी देखा है, डिफाइन की जाती है, जिससे हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस टाइप के स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट k/m होती है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m। ये बहुत पहला का कॉन्स्टेंट है जो हमने बहुत पहले से ही जानते हैं, यहाँ पे जस्ट लिख रहे हैं क्योंकि हम इसे आगे यूज करेंगे। अब बात यह है कि हमें क्रिटिकल वैल्यू मिली, मतलब कि हमारा ये इस पर्टिकुलर केस पे हमारे रूट्स रियल से कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। सो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू, एक तरह का पैरामीटर जो डिसाइड करेगा कि हमारा सिस्टम किस टाइप से बिहेव करेगा। सो अगर हम इस पे अपना ट्रैक रखेंगे, हम यानी कि इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसकी जो सी की वैल्यू आएगी हम उसे क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा हमारे एनालिसिस के, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग पता चलता है कि इससे कम वैल्यू होने पे आप अपनी वैल्यू से, अगर सी की वैल्यू से कम हुई तो क्या होगा कि ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, और अपने सी की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी देन ये वाली चीज़ सेटिस्फाई होगी। तो अपने रूट चेंज हो रहे हैं, यानी सॉल्यूशन ही चेंज हो रहा है बाय द चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू सी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रिटिकल वैल्यू। सो अपने ने क्या डिफाइन किया, डैम्पिंग रेशियो नाम से एक नया टर्म डिफाइन किया। ये चीज़ जीटा से रिप्रेजेंट होती है। ये कुछ नहीं, एक सिंपल रेशियो है सी और अपने क्रिटिकल वैल्यू को, मतलब हमारी जो भी क्रिटिकल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस, अपनी जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो जो क्रिटिकल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी है। या इन शॉर्ट, अगर हमारा जीटा लेस देन 1 हुआ, इसका मतलब सी की वैल्यू क्रिटिकल से कम है। क्या केस हुआ, सी की वैल्यू कम होने पे हमारा क्या आ रहा है ये, इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स नेगेटिव हुए। तो ये वाला केस होगा जब जीटा लेस देन 1 है। अपना क्या है, क्रिटिकल होगा तो क्या होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा, दोनों चीजें, यानी सी की वैल्यू ही क्रिटिकल वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अपना जीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अपने सबसे पहले केस में क्या है कि हमारा सी की वैल्यू सी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, इस वजह से जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा एक डिसेंट एक पैरामीटर है सिमिलर टू दिस। और खास बात ये कि ये भी अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये के और एम पे डिपेंड कर रहा है जो हम डिफाइन करते हैं। सिमिलरली ये भी जो चीज़ें डिफाइन कर रही हैं वो एम और ओमेगा पे डिपेंड कर रही हैं, जो कि यही है, इट्स ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीज़ें ही सिस्टम पे डिपेंड कर रही हैं, तो हम जो भी पैरा अपने लेंगे उसी पे डिपेंड करेगा। दैट्स वाई हम अपने सिस्टम को इन दोनों के टर्म्स पे डिफाइन करते हैं, और इवन हम आगे भी अपनी इक्वेशंस को इन दोनों टर्म पे डिफाइन करेंगे इंस्टेड ऑफ के और सी। सो फेयर इनफ, हम अभी तक यहाँ से जनरल अपने जो जॉल्डियन सॉल्यूशन पहुंचे थे, हमने सी की कुछ वैल्यू निकाली थी, वो के और सी और एम के टर्म्स में थी, बट हमने उसमें वो चेंजेस करे, यानी कि हमने जीटा जो है वो रिप्लेस कर रहा है c/2m ओमेगा एन, और अपना ओमेगा एन जो है वो रूट k/m है, k/m। सो इन दो वैल्यूज को हमने उस पर सब्सटीट्यूट करके एस को इन दोनों के टर्म्स में डिफाइन किया। अपना एक्स अभी भी इन्हीं दोनों के टर्म्स में है। सो हमारे जनरल सॉल्यूशन को हम जीटा और ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, सिंपली हमने एस की वैल्यू यहाँ पुट करी और यहाँ पुट करी। C1 C2 जस्ट सम कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हमारे इनिशियल कंडीशन पे डिपेंडेंट है। जो हमारे सिस्टम की हमें भी जो भी इनिशियल कंडीशन दी जाएगी हम उस पर ये वैल्यू डालेंगे, हमें इन दोनों की कुछ यूनिक वैल्यूज मिलते हैं। हमें दो इनिशियल कंडीशन चाहिए सिंस ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि और दो वेरिएबल्स हैं, तो दो इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। ये एक जनरल सॉल्यूशन है।
बट इसमें एक चीज नोटिस करने की है, अगर यहाँ पे जीटा की वैल्यू हमने डिफाइन करी नहीं है अभी तक, अगर जीटा 1 से बड़ा है तब तो ये चीज सही है कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ये चीज पूरी रियल है। बट इन केस जीटा अगर 1 से छोटा होता तो क्या होता, ये चीज नेगेटिव हो जाती, रूट के अंदर ही क्वांटिटी नेगेटिव, इसका मतलब ये इमेजिनरी हो जाता। तो इमेजिनरी वाले केस के लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन अलग होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अपना जब जीटा 1 से बड़ा हो। तो हमें उन सभी केसेस को अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारा सिस्टम अलग अलग वैल्यूज पे कैसे बिहेव करेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हम पहला केस लेंगे कि जो हमारा जीटा 1 से छोटा है। हमने पहले डिस्कस करा था कि जीटा 1 से छोटा होने का मतलब ही अंडर डैम्प होता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन का सेटिस्फाई होना। तो हमारा जीटा 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम जीटा स्क्वायर -1 के रूट को लिख सकते हैं आई टाइम्स जीटा स्क्वायर -1। ये इफेक्टिवली यही चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब ओवरऑल ये नेगेटिव होगा। इसे हम ऐसे एक्चुअली में ऐसे लिखना चाहिए, मतलब हम अभी क्वांटिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं, हम उस चीज़ को चेंज करके एक्चुअल में लिखेंगे तो हमारे वो ये वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से एक माइनस को आयोटा आएगा। आयोटा की वैल्यू, आयोटा इमेजिनरी नंबर है क्योंकि रूट -1 होता है। सो हमारा क्या होगा ये चीज़ में, अब ये जो क्वांटिटी है वो इसके आगे एक आयोटा टर्म आएगा तब जाके वैलिड है। अब एक चीज़ खास इसमें कि एक चीज़ नोटिस करने की है कि यहाँ पे माइनस ईटा है ओमेगा एन टी, और इसमें भी माइनस ईटा ओमेगा एन टी दोनों में ही कॉमन है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले उसे बाहर निकालते हैं, ओमेगा टी हमने अलग निकाल दिया। अब क्या हुआ, हमारे पास C1 बचा। हमने फिर ये चीज़ टाइम्स ये और ये चीज़ टाइम्स ये दोनों चीज़ें बचती। हम एक काम करते हैं, ये जो चीज़ है इसको, यानी कि जीटा स्क्वायर -1 टाइम्स ओमेगा एन टी, इसको कुछ एक नया पैरामीटर ओमेगा टी डिफाइन कर लेते हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट है अभी के लिए। सो अब क्या हुआ, हमारे पास ये बच्चा ई की पावर, और हमने ये बोला था कि ये इक्विवेलेंटली हमें पहले आई लगाना चाहिए, तो यहाँ पे एक आई आएगा, ठीक है, प्लस आएगा ओमेगा डी टी। सिमिलरली C2 ई की माइनस आएगा ओमेगा डी। सो ओवरऑल हमारे इक्वेशन कुछ ऐसे चेंज हुई। लॉजिकली फ्लो देखा हमने, इक्वेशन निकाल ली थी, हमने देखा कि क्या कंडीशन बनती है, उस कंडीशन को थोड़ा जनरल रियलाइज करा, उसके हम थोड़ा चेंजेस करें, एक नया पैरामीटर डिफाइन किया। अभी हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसको कीप इन माइंड कि हम जैसे इसे सब्सटीट्यूट करने के लिए यूज कर रहे हैं, बाद में हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल क्या हुआ, एक्स टी को हमने एक नए तरीके से लिखा है। अब यहाँ पे एक देख खास चीज है कि ई की पावर आयोटा और ई की पावर माइनस आयोटा। अब हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पता है कि वो एक डिकेइंग फंक्शन होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बट एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा का सेंस फिजिकली नहीं बनता। बट एक खास चीज है, ऑयलर आइडेंटिटी की वजह से ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली ई की पावर माइनस आई, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 को 2 आयोटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिंस ये दोनों चीजें में C1 C2 कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब हमें इससे इस इक्वेशन को हम C1 C2 का सम को हाफ करके भी और उनका डिफरेंस करके भी हम इसको इफेक्टिवली इस टर्म में लिख सकते हैं, कॉस में और साइन। और इसमें हमें उसके बदले में क्या चेंज आएगा कि C1 C2 की वैल्यू कुछ इफेक्टिवली एक नए कांस्टेंट में चेंज हो जाएगी। जस्ट अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन, हमने उसको क्या किया, कुछ हाफ टर्म्स में स्प्लिट करा, उन सबको यूज करा हमने, जो एक्सपोनेंशियल में था वो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिया। तो इफेक्टिवली हमारा जो ये पैरामीटर एक्स, अपना जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ रही है फाइनली, हमने उसे एक नए तरीके से लिखा है, हमने एक्सपोनेंशियल से हटा के उसे साइन और कॉस के टर्म्स में लिखा। अब हमें ये चीज़ वो पता है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो तो डिकेइंग फंक्शन है, लेकिन जो साइन और कॉस होते हैं वो रेपिटेटिव फंक्शंस होते हैं, जिनकी वैल्यू साइन के केस में क्या है वो जीरो से चलती है, फिर हर अपने पीरियड 2 पाई के बाद रिपीट करती है। सिमिलरली कॉस के केस में भी वो 1 से चालू होता है और फिर हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है। तो हमें ये चीज़ पता है कि ये पार्ट जो है वो रेपिटेटिव है, उसमें कुछ टाइम पीरियड है, और इस वाले केस में क्या है, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, ये डिके करता है। तो क्या हुआ, एक चीज है जो रिपीट कर रही है, उसके मल्टीप्लीकेशन में उसके जो एम्पलीट्यूड का जो काम कर रहा है वो चीज डिके कर रही है। सो इफेक्टिवली क्या हुआ,
ये सिंपल। अब इसमें एक सेकंड वापस आते हैं। हमारा ओवरऑल क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक चीज़ है जो डिके कर रहा है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। तो रेपिटेटिव, मान लो एक साइन का फंक्शन है, उसके आगे अगर ए मल्टीप्लाई होता तो वो एक साइन का नॉर्मल जो ग्राफ होता है ऐसा ही दिखता। जैसे ए ये है, ए साइन ओमेगा टी। बट मान लो अभी इस बट मान लो ये साइन के मल्टीप्लिकेशन में जो ए है वो भी चेंज कर रहा होता, तो इसका ग्राफ भी चेंज होता। सो ओवरऑल हमारा ये ग्राफ जो है वो एक थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में आएगा इन कंपैरिजन टू जो हम यूजुअली देखते हैं। हम वो आगे देखेंगे कि एक्चुअल में दिखता कैसा है। अब बात करते हैं कि हमें, अगर हमने ये बोला था कि C1 C2 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो वो डिपेंड करेंगे इनिशियल कंडीशन क्या है। हमने मान लिया कि कुछ एक्स टाइम, जो जीरो टाइम पे कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो था और इनिशियल वेलोसिटी कुछ एक्स नॉट डॉट थी। सो इसको वैल्यू को इसमें पुट करना है, एक्स की वैल्यू डालनी है, टाइम में जीरो करना है। यहाँ जीरो करेंगे, कॉस जीरो वन होता है, टी इज इक्वल टू जीरो डालने पे, यानी कि जीरो करने पे ये चीज़ जो एज इट इज आ जाएगी ई की पावर समथिंग C1 प्राइम ऐसी रहेगा, ये पावर वन जीरो, इसके अंदर जीरो जाने के वन हो जाएगा, और ये चीज़ तो वैसी जीरो होती है। तो हमें इन शॉर्ट ये पता चल गया कि C0 जो है हम इसे डायरेक्टली इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि ये हम इन दोनों को डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली थोड़ा सा इसके अंदर वैल्यू डालना है, इसको सॉल्व करना है, हमें फाइनली C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ओवरऑल में C1 प्राइम पता है, C2 प्राइम पता है। हमने यहाँ पे दो कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी, हमें वो दो वैल्यूज मिल गई। सो ओवरऑल हमने क्या किया, अपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इन दोनों टर्म्स में फाइनल लिख लिया। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, गिवन कि हमें ये चीज़ पता हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी। तो हम ओवरऑल इस पूरे को डिफाइन कर सकते हैं। सो अब क्या है, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि ये चीज़ रेपिटेटिव है, यानी कि इसका रिपीट, ये फंक्शन का ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है, बट इससे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और जो इसका एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है वो डिके कर रहा है, मतलब समय के संग इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। सो हमारा एक तरह से देखो, अगर हमारा साइन का कर्व ऐसा है, ये अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो ये ऐसा है। बट मान लो ये साइन का कर्व, ये इसके ऊपर ओवरलैपिंग का काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन एक डिकेइंग फंक्शन, इसका ओवरलैप, तो क्या होगा, अपना जो ये फंक्शन जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है वो ऐसे राइज करेगा, बट उसकी वैल्यू इसके ओवल वो एनवेलप के बीच में ही रहेगी। मतलब एक डिकेइंग फंक्शन के बीच में वो साइन स्क्वीज होता रहेगा, छोटा होता जाएगा समय के साथ, जैसे इसमें दिखाया। हमारा साइन का ये ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा टी वाला फंक्शन जो डिके कर रहा है, ये अपना साइन का फंक्शन जो रिपीट रिपीट कर रहा है, बट क्या हुआ, ये समय के संग इसके अंदर एक तरह से पैकेट में फंस गया है और वो धीमे धीमे स्क्वीज होता है कि छोटा होता है। अब इसकी वजह से एक दिक्कत आ रही है कि हमारा जो पहले, जो हमारा जो भी कहते हैं होता, अपना जो रिस्पॉन्स होता वो नॉर्मल अगर साइन और कॉस में होता तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होती, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा एन, उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे होता। बट इस केस में क्या हुआ, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंडेंट है। ये एक जो हमने नया पैरामीटर डिफाइन किया था ओमेगा डी, जो हमने ऐसे ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन बोला था, हाँ सॉरी, वन माइनस जीटा स्क्वायर, इसमें मोड लगा देता हूँ मैं। मतलब कहने का मतलब, ओवरऑल ये जो नया पैरामीटर था, तो ये इस नए सिस्टम की डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि इस पे डिपेंडेंट है, ओमेगा पे। सो हम ओमेगा की जितनी वैल्यू कम करते जाएंगे, तो हमारा क्या हुआ, ओमेगा जितना वन से कम होता जाएगा उतना ही हमारे नेचुरल के पास जाता है। हमारा इसका ओवरऑल गोल क्या था, डैम्प फ्रीक्वेंसी का, कि सिंस हमारे डैम्पिंग टर्म ले रहे हैं तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एज इट इज नहीं रहती, उसमें भी चेंजेस आते हैं और वो भी उसके डैम्पिंग कोफिशिएंट पे डिपेंडेंट होता है। सो अब तो आज की वीडियो के लिए हम यहीं तक एंड कर रहे हैं। हम इसके आगे देखेंगे कि कैसे क्रिटिकल डैम और ओवर डैम का क्या सीन होता है। हम ये भी देखेंगे कि इस जो हमने अभी एनालिसिस किया है अंडर डैम का, हम इसे कैसे उस पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसी एनालिसिस का यूज करके हम कैसे क्रिटिकल का भी सॉल्व कर सकते हैं। और हम फाइनली ये भी देखेंगे कि तीनों को साथ में, तीनों की प्लॉट साथ में देखेंगे कि दो तीनों के एक्चुअल फर्क क्या पड़ता है। सो टिल देन, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल बी राइट बैक सून। थैंक यू।